अच्छा, अब हमें जैसे पता है कि जब हमारे पास हम इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारी एयर आते हुए ह्यूमिडिफाई हो रही होती है, ठीक है। उसके अंदर वाटर का कंटेंट ऐड हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ना वेपर प्रेशर जो वाटर का है वो एट बॉडी टेम्परेचर जो हमारी बॉडी में वो कितना है, 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है, वाटर का वेपर प्रेशर। तो जब कोई भी एयर के पार्टिकल्स इसके पास से गुजरे, इसके साथ से ऑक्सीजन गुजरी है, कार्बन डाइऑक्साइड गुजरी है, तो ये वाला वेपर प्रेशर उसके ऊपर इफेक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, उसको ह्यूमिडिफाई कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम एक ह्यूमिडिफायर भी है। ये इनहेलेशन जिस एयर की हम करें उसको ह्यूमिडिफाई भी कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ जो ये गैसेस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की थ्रू मेम्ब्रेन्स, ये एक और चीज़ पे भी डिपेंड कर रही है, और वो चीज़ क्या है, लिपिड सॉलिबिलिटी, ठीक है। लिपिड सॉलिबिलिटी भी इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। जो ज़्यादा लिपिड सॉलिबल चीज़ होगी वो इस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके चली जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन्स तो लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। तो हाईली लिपिड सॉलिबल जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाई लिपिड सॉलिबल वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ईजीली वो चले जाएंगे, ईजीली क्रॉस कर लेंगे इस मेम्ब्रेन को। और जो जाहिर सी बात है जो लेस लिपिड सॉल्युबल है वो डिफ़िकल्टी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। हमारा रिस्पिरेटरी यूनिट अब क्या होता है, रिस्पिरेटरी यूनिट या रिस्पिरेटरी लोब्यूल भी जिसको कहते हैं, वो जगह जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज हमारी कहाँ पे हो रही होती है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके आगे एल्वियोलाई तक, ठीक है। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से आगे क्या क्या आता है, एल्वियोलाई डक्ट्स आती हैं, और देन एल्वियोलाई तक जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और हमारी बॉडी में टोटल 300 मिलियन जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं बोथ लंग्स के अंदर। और एल्वियोलर वॉल जो है ना उसके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, और उसमें एक रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। मैं अभी आगे इस बात को डिस्कस करती हूँ कि रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किस तरह उसके अंदर हमारे पास सर्फेक्टेंट होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये अभी मैं आगे डिस्कस करती हूँ। पहले हम बात करते हैं कि मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रेट ऑफ एल्वियोलर एयर है, कितनी न्यू एयर बॉडी के अंदर आ रही है और कितनी एग्जिस्टिंग एयर बॉडी से बाहर जा रही है, वो अब किस तरह हम उसका रेट कैसे डिटरमिन करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी जो रेजिडुअल कैपेसिटी होती है लंग्स की, मतलब वो रेजिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि जब हम एक्सपायरेशन कर दें और बाद में जो एयर हमारी लंग्स के अंदर बच जाती है वो, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात नहीं करी, रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करी हूँ। हमने ये डिस्कस किया है पुरानी वीडियो में, रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 2300 ml होती है, ठीक है। और जब हम कोई भी न्यू ब्रीथ लेते हैं ना, तो उसमें हमारे पास क्या है, मतलब ऑलमोस्ट 350 ml ऑफ एयर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती है, ठीक है। तो अगर ऑन द होल देखा जाए ना तो सिर्फ 1/7 एल्वियुलर एयर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कि एल्वियोलाई में जितनी भी एयर प्रेजेंट है ना ऑलरेडी, उसमें से जब भी हम एक दफ़ा ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो सिर्फ 1/7 इसका पार्ट जो है वो एक्सचेंज बाहर जाता है, ठीक है। बाकी की वो एयर यहीं पे पड़ी हुई है। मैं आपको ये एक डायग्राम से दिखाती हूँ। जैसे इस डायग्राम में देखें कि हमने एक दफ़ा इनहेलेशन का प्रोसेस किया, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी ऑक्सीजन एंटर होगी, ठीक है। ये वो सारी एयर है जो फर्स्ट टाइम एल्वियोलाई के अंदर एंटर हुई है। अब अगर एक दफ़ा हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करेंगे, इसमें से 1/7 ऑफ द एयर वापस चली जाएगी, बाकी की यहीं पे रह जाएगी। अब अगली दफ़ा न्यू एयर आई है बाहर से, लेकिन ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो वहीं पे प्रेजेंट है। जब हम सेकेंड टाइम ब्रीदिंग करेंगे ना तो ऑलरेडी जो एयर प्रेजेंट थी उसका थोड़ा सा पार्ट बाहर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड टाइम करेंगे, थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और जाएगा। तो इतने 16 ब्रीदिंग साइकिल जब हम कंप्लीट करते हैं, तब ये वाली एयर जो एंटर हुई थी ये कंप्लीटली बाहर चली गई है। अभी यहाँ पे न्यू एयर काफ़ी हर स्टेप में एंटर हुई है, लेकिन ओल्ड कब तक पड़ी हुई है, 16 ब्रीदिंग के रेशियो तक। तो ये इस तरह हमारे पास काफ़ी एयर जो है ना ये स्लो बाहर निकलती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ये एयर आई और अगले साइकिल में सारी निकल गई और न्यू एयर आ गया, ऐसे नहीं होता। न्यू एयर जो है वो एंटर होती रहती है, लेकिन ओल्ड एयर काफ़ी टाइम तक 16 ब्रीदिंग रेट्स तक जो है वो हमारे पास अंदर कुछ ना कुछ उसका पार्ट रहता है। और ये क्या वजह है कि ये इतनी स्लो रिप्लेसमेंट हो रही होती है, इतने टाइम बाद हमारी ये पूरी एयर जो है रिप्लेस होती है नई एयर के साथ। इसकी दो वजूहत हैं। सबसे पहली वजह ये है कि इसका कि स्टेबल रखती है ये हमारे पास गैस कंसनट्रेशन को, ठीक है। अब देखें, अगर हम एकदम से एयर चेंज कर देंगे, सारी ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे एकदम कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसकी वजह से हमारे जो ब्लड के अंदर गैस लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको स्टेबल रखने के लिए एयर को आराम से जो है ना न्यू एयर को और ओल्ड एयर को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे होते हैं, ताकि स्टेबल गैस कंसनट्रेशन हमारे पास बनी रहे। और दूसरी बात ये
कि ये जो है ना हमें हेल्प करती है कि कंसिस्टेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर रहे और इसकी पीएच भी नॉर्मल रहे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट क्या रहे, हमने क्या बात की, कंसिस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच। अगर एकदम से एक्सचेंज होता रहेगा तो हमारे पास ये चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, इसलिए ये आराम आराम से जो है ये एयर प्रॉपरली रिप्लेस होती है। अच्छा, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में दोबारा इन डिटेल नहीं बता रही क्योंकि इस पर अलग से वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अभी इस टाइम मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे अंदर अगर एल्वियोलाई की तरफ से देखा जाए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई की देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे सरफेक्टेंट होगा, फिर एल्वियोलाई की एपिथेलियम लेयर होगी, फिर एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी, फिर इसके दरमियान की इंटरस्टिशियल स्पेस है, फिर उसके बाद हमारे पास एंडोथेलियल लाइनिंग की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एंडोथेलियल मेम्ब्रेन की जो है ना वो कैपिलरी स्टार्ट होती है। तो ये कुछ 6 लेयर्स हैं इस दरमियान में। और इन 6 लेयर की थिकनेस कितनी होती है, इन 6 लेयर की थिकनेस हमारे पास होती है 0.2 टू 0.6 माइक्रोमीटर, ठीक है। इतनी थिकनेस होती है और ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसमें मसला आएगा। और हमारा जो ये टोटल सरफेस एरिया है बिटवीन द डिफ्यूजन, ये ऑलमोस्ट 70 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। और ये जो गैशियस एक्सचेंज हम कर रहे होते हैं ना, ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा होता है, थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और जो हमने जैसे पहले डिस्कस किया पार्शियल प्रेशर्स वगैरह, उन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूज थ्रू द रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर मिनट, ठीक है। पर मिनट कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर मिनट के हिसाब से हम देखते हैं कितना गैस डिफ्यूज़ हो रही है। और वैसे नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज पे ऑक्सीजन जो है वो 21 ml पर मिनट जो है वो डिफ्यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ये ऑलमोस्ट 65 ml तक चली जाती है, ठीक है, 65 ml पर मिनट। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो रेस्टिंग में उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 400 टू 450 है, 450 ml पर मिनट। और एक्सरसाइज में ये बढ़ के जो है ना हमारे पास कहाँ तक आ जाएगी, 1200 टू 1300 ml तक ये बढ़ जाती है। और इसको अगर हम मेजर करना चाहें तो हमारे पास एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड, ठीक है। ये गाइडन में ये चीज़ लिखी हुई है तो ये मैं बता रही हूँ, वैसे ये इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 1.23x मतलब 23x फास्टर हमारे पास डिफ्यूज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके जो है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दैट वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि पार्शियल प्रेशर्स आगे हम हर जगह जो है इसके साथ कंपेयर करके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पढ़ेंगे, तो उसके साथ जो है पार्शियल प्रेशर जो है हमारा मैच होगा। तो अगर आपको ये समझ आई हो तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ आएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ask in the comment section. Allah Hafiz.